हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम हैं लक्ष्य एकेडमी की तरफ से। फिजिक्स का जो आपका नीट का 2026 का एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, उसको डिस्कस करने हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मेरा व्यू पॉइंट है इस एग्ज़ाम को लेके, स्पेशली अपने सब्जेक्ट को लेके, वो ये है दैट इट वाज ए वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो फिजिक्स में पूछा गया, अनलाइक व्हाट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एनटीए ने लास्ट ईयर आपका नीट का जो लेवल है वो फिजिक्स का काफ़ी ऊपर अप कर दिया था, तो ऐसा लग रहा था, स्पेशली इनके जो ट्वीट्स भी आए थे एनटीए के कुछ दिन पहले, कि अब ये उस लेवल को रखेंगे सेम, बट जो लेवल है दैट हैज़ बीन ऑलमोस्ट जितना पहले था, इनफैक्ट उससे भी नीचे कर दिया गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है कि फिजिक्स वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि वही कि जो आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक्स की, नीट में पहले ऐसा होता था, मतलब लास्ट ईयर को छोड़ के, कि यू जस्ट रिक्वायर्ड कि तुम्हें शैलो लेवल पे सारे टॉपिक्स आते हो, ब्रेड्थ ज्यादा होनी चाहिए, एंड देन एग्जाम में तुम स्पीड की गेम खेलते हो, यू सॉल्व फास्ट फास्ट ऑन योर फीट, यू सॉल्व एवरीथिंग। इसमें इस साल वापस वही गेम है कि अगर तुमने अच्छे से सारे चैप्टर्स अच्छी ब्रेड्थ कवर करी है तो फिर तुम सारी चीजें जल्दी से एग्जाम में कर सकते हैं। देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं है 45 क्वेश्चंस में से जहां पे आप फंबल करो, एक भी नहीं है जो आपके कंसेप्ट्स को डीपली चेक करता है, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो पेरीफेरल या आपको जो पढ़ाई नहीं जाती चीजें उनसे आया है। 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आर हैव बीन आस्क्ड अप फ्रंट, बिल्कुल फ्लैट तरीके से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट द डिस्कशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको 45 देखो जल्दी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाने हैं, तो आई विल मेक श्योर आपको ये बता दूं कि किस में क्या कैसे ये क्वेश्चन होना था, उसका सोर्स क्या था और यहाँ पे आपको कब वो करवाया गया था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक 100 टर्न की कॉइल है, 100 टर्न की कॉइल है, तो एन की वैल्यू कितनी है उसकी 100 टर्न की कॉइल है, और रेडियस उसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी है उसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होती है वो हमें पता है, वो होती है μ0/2 I/r। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है 3.14 × 10⁻³ इसमें आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एट इट सेंटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब पहला उसने पूछा करंट, बात समझ आ रही है। इस इक्वेशन में आपको μ0 नोन होता है, आर दे दिया है, आई पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, तो फर्स्ट पार्ट आपको सॉर्ट हो गया, जो इसने करंट चीज पूछी है ये आराम से निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है कॉइल की, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है NIA। व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100। आई आप सॉल्व कर लोगे, आई और एरिया आ जाएगा आपका पाई इंटू आर का स्क्वायर, एंड आर हैज बीन गिवन टू यू। फ्लैट क्वेश्चन था, सीधे दो फॉर्मूले लगाओ, m बराबर NIA और μ0/2 I/A, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैच द फॉलोइंग, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि आपको मैच करना है कौन किस पे मैच हो रहा है। ठीक है, दिस इज लैम्डा इज, सबसे पहले सबसे आसान पकड़ो, लैम्डा इज h/p, तो ये कहां मैच होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यानी सी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। चेक करो सी का 1 कहां कहां दिया हुआ है, सी का 1 एक में दिया, आंसर हो गया आपका ए। अब इसमें बाकी भी वेरीफाई कर लो अगर आपको करने हैं। E बराबर h/न्यू, ए का आंसर होना चाहिए 4, ये आपको पता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 4, तो इसमें दोनों मैच हो रहे हैं। 2 सेकेंड, मतलब यू विल नॉट इवन हैव टू लिफ्ट योर पेन, लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे देखा, आंखों से देखा, आंसर आया, साइड पे क्वेश्चन के नीचे लिखा कि आंसर ए है, अगले पे बढ़ गए। नेक्स्ट, ये फॉरवर्ड बायस, ये है कि यहां पे करंट कितना जाएगा, सीधी सी बात है, क्लासेस में की है हमने, तुम बस इतना चेक कर लो कि इसमें से फॉरवर्ड बायस में कौन कौन है। फॉरवर्ड बायस से करंट जाएगा और जो जो रिवर्स बायस में उससे करंट नहीं जाएगा। चेक करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस में है आपका, और ये फॉरवर्ड बायस में, तो यहां से करंट नहीं जाएगा, यहां से करंट नहीं जाएगा। 2 और 4 आपके इफेक्टिव बचे, 2 ओम और 4 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 2 × 4/2 + 4 विच इज 8/6, तो ये 4/3 की आपकी रेजिस्टेंस आ गई। वोल्टेज आपकी थी 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, तो आपका जो करंट आएगा वो आएगा V/R। व्हाट वाज V, 10, व्हाट इज रेजिस्टेंस 4/3,
4/3। सॉल्व करोगे तो आएगा 30/4, कैंसिल करोगे तो आएगा 15/2। आंसर है बी। क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का, क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ही इज जस्ट ट्राइंग टू चेक क्या तुम्हें ये बात पता है कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है और किसमें करंट जाता है किसमें करंट नहीं जाता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। The speed of light in vacuum is taken as unity. The speed of light in vacuum is taken as unity. If light takes 6 minutes and 40 seconds to reach the earth from the sun. अच्छा, अब ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। जो वैक्यूम है, ठीक है, समझो, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का उसने नया यूनिट बोला, उसने बोला बीच में जो स्पीड है वैक्यूम में उसको हम यूनिटी लेते हैं। हमें पता है स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, लेकिन अब कितना ले रहे हैं 1, तो स्पीड कितनी है 1। टाइम तो सेकंड को सेकंड में लेंगे, 6 मिनट होते हैं 360 सेकंड्स, और 40 सेकंड और जोड़ो तो ये आगे 400 सेकंड्स। तो नेट आपका क्या आ गया 400 नए यूनिट्स में आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो आंसर होगा 400। फ्लैट क्वेश्चन, ही इज जस्ट ट्राइंग टू चेक तुम्हें यूनिट डायमेंशन के बेसिक्स पता भी हैं या नहीं पता है। नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जब आपने ऊपर फेंका तो बॉल की वेलोसिटी क्या थी नेगेटिव, बॉल की वेलोसिटी क्या थी सॉरी पॉजिटिव। जब ऊपर फेंका तो बॉल पॉजिटिव जा रही है, ऊपर जाके एक बार के लिए वेलोसिटी होगी 0। और पहली बात, वेलोसिटी जो है वो लीनियर रिलेशन होता है, v एट एनी टाइम इज v इनिशियल प्लस माइनस at, u प्लस at। बात समझ आ रही है? तो टाइम के साथ लीनियर रिलेशन होता है, तो ना ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है? किसी पॉइंट पे एक जगह जाके वेलोसिटी क्या होगी 0, एक जगह जाके, ठीक है, वो बीच में जाके वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि आपने बॉल को क्या किया है, बॉल को ऊपर फेंका है, एक जगह जाके 0 होगी। तो यहां हो सकती है, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी वेलोसिटी, नहीं, बिल्कुल गलत है। 2 जगह 0 होगी, नहीं, भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये है स्टार्टिंग में कितनी है पॉजिटिव, ऊपर जाके 0, आंसर आएगा सी। सबसे जब भी आप कोई काइनेमेटिक सीडीपीपी करो, कोई मॉड्यूल करो, पीवाईक्यू करो, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ग्राफ में आता है, ठीक है। फ्लैट क्वेश्चन, अभी तक 5 के 5 फ्लैट है। नेक्स्ट, इन वर्नियर कैलिपर, जब भी मैं आपको वर्नियर कैलिपर बढ़ाता हूं मैं आपको 2 चीजें बोलता हूं, 2 ही क्वेश्चनों से वर्नियर कैलिपर पूरा हो जाता है। पहला, n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन बराबर m टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कौन सी क्वेश्चन है फर्स्ट। और दूसरा, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इन 2 से मैंने आपको बोला था इसके बाहर नीट नहीं जाएगा, वो ज्यादा नीट डज नॉट नीट वाले डज नॉट डेल्व इनटू की एक्स्ट्रा बताओ हमें डिटेल्स में बताओ, वो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। उसने क्या दिया हुआ है 20 16, तो 16 इंटू ईच डिवीजन 1 mm, 1 इज इक्वल टू 20 इंटू VSD। इधर से तुम्हारा VSD आ गया, VSD कितना आ गया 16/20, 4/5। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। आंसर आ गया 0.02। एक सेकंड में आंसर आगे बढ़ते हैं। 1/5 इज 0.2, नॉट 0.02, सॉरी, 1/5 is 0.2। नेक्स्ट, इन एसी सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस, आपको R की वैल्यू दी है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस 0.2 आपको C की वैल्यू दी है, एंड इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आपको L की वैल्यू दी है। पूछा क्या है उसने, क्या ये सबसे आसान है, सबसे कॉमनली रिपीटेड चीज नहीं होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो 1/√LC, ये क्या होता है ओमेगा, समझ आ रही है। अब उसने ओमेगा, तो इसको अगर आप इसको बोल दो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, तो अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/2π/√LC, कितना आ गया 1/2π 1 इंटू 1/√L कितना दिया हुआ आपको, L दिया 1 मिली हेनरी 10⁻³ C कितना दिया हुआ है 0.1 माइक्रोफैरेड, तो 0.1 मतलब 0.1 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ जाएगा -6। इसको सॉल्व करो 1 सेकंड में आंसर। मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो ये इसने क्या पूछा है कि थिक, हम जब आपको, अगर आपको याद हो तो करंट आपको मैग्नेटिज्म में 2 इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाती हैं, एक होता है आपको थिक सिलेंडर, थिक मतलब करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, और एक होता है हॉलो सिलेंडर, ये 2 करवाए जाते हैं। इनका करंट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ से। इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है आपके पास स्टार्टिंग में 0, और फिर बाहर ये ऐसे बिहेव करता है जैसे एक सिंपल स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर करती है 1/r के प्रोपोर्शनल। इसमें हम एम्पेयर सर्किटल लॉ जब लगाते हैं सेंटर में, तो इसका रिलेशन आता है, स्टार्टिंग में ये होता है प्रोपोर्शनल टू r, और बाद में ये वैसे ही बिहेव करता है
आउटसाइड से अगर देखोगे इसको तो वैसे वेव करेगा जैसे कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करती है। तो स्टार्टिंग में ये गलत है, ये गलत है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लीनियर और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फ्लैट क्वेश्चन हर जो सिंसियर बच्चा है उसके कॉपी में ये पक्का डायग्राम होती है। दे आर नॉट इवन आस्किंग कि भाई रेशो बता दो यहां से यहां, वो सीधे पूछ रहे हैं भाई ग्राफ तूने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो सीधे आंसर बता दे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट, ठीक है, तो 4 ओम है इसकी रेजिस्टेंस, एबीसीडी की रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, बैटरी कितनी लगी है 2 वोल्ट, अगर 4 है तो इसकी कितनी होगी 1 ओम, इसकी कितनी 1 ओम, 1 ओम और इसकी होगी 1 ओम। क्यों? क्योंकि क्या बनाया गया है देखो स्क्वायर, तो भाई हमें पता है रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो 4 है तो 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब ये तुम दिख रहा है ये वाला जो है ये व्हीट स्टोन बन गया, तो इससे तो करंट जाना नहीं है, बात समझ आ रही है, इससे करंट नहीं जाना, अगर इससे नहीं जाना है तो ये और ये स्ट्रेच किस में आगे पैरेलल में, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1 और 1 2, इसकी कितनी है 1 और 1 2, नेट कितनी होगी इसकी 2 और 2 पैरेलल में, तो नेट कितनी होगी 1, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1, तो आर नेट कितना आ गया आपके पास 1, और तुम्हारे पास अगर करंट निकालना है वो क्या होता है V बाई आर, V कितना है 2 बाई 1, आंसर क्या आएगा 2, बात समझ आ रही है, आंसर आएगा 2। थोड़े कंसेप्ट यूज हो रहे थे, एक तो स्क्वायर लूप, ठीक है, की प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा व्हीट स्टोन वाली बात। नेक्स्ट, an unknown nucleus has a nuclear density of इतना and mass of इतना, mass number is A is approximately, ठीक है, R0 आपको दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले उसने न्यूक्लियर डेंसिटी दी है और आपको दिया हुआ है मास, तो पहले आप निकालो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन रो, मास दिया हुआ उसने आपको, मास कितना है 19.926 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन डेंसिटी कितनी दी है उसने 2.29 इंटू 10⁻17, इससे तुम्हारे पास आ जाएगा V, ठीक है। अब जो V होता है V प्रोपोर्शनल होता है A के, ठीक है, तो V जो होता है किसी का भी वो होता है V0 इंटू A, ठीक है, V0 क्या होता है 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A, V यहां से जो वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो V, और R0 की वैल्यू उसने आपको दे रखी है, बात समझ आ रही है, यहां पे तो जो वॉल्यूम आएगा यहां पे क्या लिखोगे आप 4/3 पाए R0, R0 कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू A, यहां से A सॉल्व हो जाएगा, पहले निकालना है V को रखना है इधर और सॉल्व हो जाएगा, रिलेटिवली कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। नेक्स्ट, a rectangular wire loop of sides 8 cm and 3 cm with a small cut, ठीक है, is moving out in the region of uniform magnetic field, पूरे में मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे पूरे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, directed normal to the plane of loop, the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 in a direction normal to the shorter side, shorter side ये है, ठीक है, normal to the shorter side इधर इधर जा रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है, normal to the shorter side, normal to the shorter side यही दिया, ठीक है, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, ठीक है। तो जो ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है वो पूछ क्या रहा है आपसे, क्या आपको ईएमएफ डेवलप होने का फॉर्मूला आता है, ईएमएफ डेवलप जो होता है ईएमएफ मूविंग रॉड में कट लगा है, याद रहे, अगर कट नहीं लगा होता तो इसका ईएमएफ डेवलप होता 0, क्योंकि एल इफेक्टिव क्या आता 0, इसमें आपका कट लगा है तो ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है वो आएगा BVL, समझ आ रही है बात, क्या आएगा BVL, और L अब गेम ही सारी L की है क्योंकि B उसने दिया हुआ है, B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 0.3, B दिया 0.3, B भी दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 2, और L अब रखना है अगर नॉर्मल साइड के इधर मोशन हो रहा है, नॉर्मल के यहां मोशन हो रहा है, बात समझ आ रही है, तो ये वाली लेंथ यूज होंगी आपकी दो, बात समझ आ रही है, तो आपको बस ये देखना है कि L किसका यूज करना है, बिकॉज अगर आप जिस हिसाब यहां मूव कर रहे हो, अगर ऐसे मूव कर रहे हो फिर ये वाली यूज नहीं होगी, क्लियर है, यू हैव टू जस्ट नोटिस दिस, द पॉइंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या तुम्हें ये पहले तो कट दिया हुआ है, कट नहीं का तो इसमें 0 डेवलप होगा, और दूसरा ये जो उसने लिखा है नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, इससे ये डिसाइड होगा कि जो तुम बीवीएल में L यूज करोगे वो L 3 यूज करोगे या फिर 8 यूज करोगे, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट है a galvanometer of resistance 100 gives a full scale deflection of current of 1 milliampere, it is converted into a flat question, flat तुम सबको पता है कि Ig into G बराबर I minus Ig into शंट, ठीक है, ये हम इक्वेशन लगाते हैं एमीटर में, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ आपने, G की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको 100 ओम, ठीक है, उसने आपको Ig की वैल्यू कितनी दी है
आई जी की कितनी दी है, आई जी की वैल्यू दी है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है 1 मिली एम्पेयर, क्लियर। आई कितना दिया हुआ है 10, बात समझ आ रही है। इधर से तुम्हें शंट निकल जाएगा, इसको 1 मिली एम्पेयर को रखना होगा तो रख लेना, नहीं रखना होगा नहीं रखना, समझ आ रही है बात, क्लियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है मीटर का। नेक्स्ट, in Young's double slit experiment using monochromatic light wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k। तो पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा होता है वहां पे क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो यहां पे इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव में इसको k, तो कंस्ट्रक्टिव में होती है 4i, 4i को ये बोल रहा है k, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस डेल्टा x कितना है, लैम्डा बाई 3, तो मैं डेल्टा फाई निकालता हूं, डेल्टा फाई कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, लैम्डा बाई 3, 2 पाई बाई 3 ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये पता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो ये कितनी आई 4i, ठीक है, कॉस स्क्वायर, व्हाट इज 5 बाई 2, 5 इज 120, तो ये कितना आ जाएगा 60, ये बना 4i कॉस स्क्वायर 60, व्हाट इज कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का 1 बाई, तो ये बनेगा 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, आंसर आया आई। अब मैंने 4i को k माना था, तो i कितना हो गया k बाई 4, तो मेरा आंसर आया था i कितना हो गया k बाई 4। फ्लैट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपके नोट्स में होता है, आपके डीबीबीज में होता है, आपके पीवाईक्यूज में हर जगह होता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, एक लग रही है यहाँ पे 8, एक लग रही है यहाँ पे 6, एक्ट ऑन इट, क्या क्या पूछा उसने, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है यार। अब इससे आसान मेरे को नहीं पता कि कुछ आ सकता है, ठीक है। व्हेन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, तो 8 और 6 फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है F1 इतनी, एक फोर्स लग रही है F2 इतनी, क्या नेट फोर्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 लगेगी। मैं अब ये लिख भी नहीं रहा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बिकॉज इट इज सो इजी। तो नेट फोर्स लगी 10, तो जो तुम्हारी एक्सेलरेशन आ गई वो आ गई नेट फोर्स बाई मास, कितनी आ गई 2, तो एक्सेलरेशन तो 20 नहीं हो सकती, 2 एक्सेलरेशन तो आ गई। अब उसके बाद तुम्हारे पास ये पूछा है कि एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना आएगा tan इनवर्स, क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं तुम्हारे पास 8 और 6, 8 और 6, तो तुम्हारे पास एंगल आएगा tan इनवर्स 8 बाई tan इनवर्स 8 बाई 6, तो tan इनवर्स 4 बाई 3 आएगा, ठीक है, tan इनवर्स 4 बाई 3, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे दिया हुआ है किससे, अगर मैं ये इसको बोलूं थीटा, इसको बोलूं थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा 8 बाई 6, ये आएगा 4 बाई 3, तो tan थीटा tan इनवर्स 4 बाई 3 आ रहा है 6 से, tan इनवर्स 4 बाई 3 आ रहा है 6 से, tan इनवर्स 4 बाई 3 आ रहा है 6 से, चलो वो तो है नहीं, और tan इनवर्स 3 बाई 4 आएगा 8 से, tan इनवर्स 3 बाई 4 आएगा 8 से, तो ये आंसर है आपके पास, खत्म हो गई बात। अब नेक्स्ट 15, आपके पास कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और पूछा क्या विद बैटरी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑन एंड द चार्ज, तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, क्या ये चार सीरीज में है, क्लियर है, इन सब की इंडिविजुअल कितनी है 10 10 10 10 सीरीज में है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा 10 बाई 4, ये इस पैरेलल में लगा है, ये कितना है 2.5, 10 बाई 4 होता है 2.5, 2.5 पैरेलल में है, तो नेट कितनी होगी, कैपेसिटेंस में क्या होता है ऐड, तो इसका नेट कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5 नेट कैपेसिटेंस, सी नेट कितनी आ गई आपके पास 5 माइक्रो फैरेड, तो सी नेट आएगी 5, तो आपका ये ऑप्शन चला गया, बात समझ आ रही है। एंड द चार्जेस, चार्जेस सीधी सी बात है यार, तो ये तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C कितना है 2.5, V कितना है 50, समझ आ रही है बात, Q कितना है 2.5, तो यहाँ पे Q आ जाएगा आपके पास Q, C5 पे कितना आएगा, ये आ रहा है आपके पास 25 इंटू 5 था 12.5, 125 ऑन 125 आएगा आपके पास C5 पे। अब क्या ये नेट 2.5 था और सीरीज में चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं, सब में सेम, तो 125 ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट क्लास में डीपीपी में मैंने आपको करवाया था, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा उसने, द पोजीशंस ऑफ द सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, वी शैल ऑब्जर्व दैट, और इसका स्ट्रेट आंसर भी क्लास में करवाया आपको कि बोथ एट बैलेंस पॉइंट आ जाएंगे और नो डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, स्ट्रेट कॉपी से आए। नेक्स्ट, the power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 20 meter, what is power, power is work upon time, what is work, work is mgh, m कितना है, work is mgh 1000 kg, g कितना है 10,
क्लियर है? और हाइट कितनी है 20। ये आपका mgh एनर्जी वर्क आ गया। टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज व्हाट, जो चेंज इन एनर्जी हुआ। तो ये इससे आसान, दिस क्वेश्चन हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग आस्क्ड टू ए 9th क्लास का बच्चा पहले महीने के बाद। नीट वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक नौवीं के बच्चे को पूछने चाहिए। इस अगर तुम्हारा ये भी गलत हुआ है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट फिर तो मतलब यू शुड बी वेरी वेरी गिल्टी फॉर योर प्रेप एंड फॉर द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस। अब इसने क्या पूछा, मैच करवाया। तो मुझे जो आता है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये चीज मुझे आती है, पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है, पॉइजन रेशियो आपके पास होता है डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। सीधे मैच हुआ इससे। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस मुझे आता है, ठीक है, एफ एल अपॉन, आपके पास देखो आपके पास जो डेल्टा एल होता है वो आता है एफ एल अपॉन ए वाई। तो वाई कितना हो गया, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस आ गया ये, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, अब ये मैच कर लेना। बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है सीधे ये, ठीक है। बात समझ आ रही है? नो 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 नॉट, बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस इज दिस, ठीक है। आपके पास प्रेशर अपॉन इंक्रीमेंटल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट, in a concave lens area of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction, ठीक है, after refraction in a concave lens में वो पूछ रहा है आपसे a ray of light emanating from the object, ठीक है, emanating from an object parallel to the principal axis of the lens after refraction, ठीक है। तो ये बोल रहा है emerges parallel to the principal axis, no, appears to diverge from the first principal focus, yes this is right। यहां से आती है, ऐसे जाती है, ऐसे लग रहा है यहां से डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट, पासिस थ्रू 2f, नो ये गलत है। पासिस थ्रू द सेकंड, गलत है। तो ये है आपका आंसर। अगेन यार ये रे डायग्राम्स लेंस की 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, फ्लैट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये थिन वायर ऑफ लेंथ एल इन द डेंसिटी इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है। पहले इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी l, मास कितना है m, बात समझ आ रही है? तो इसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी है l, तो r की वैल्यू आ गई कितनी, l बाई 2 पाई, ठीक है। अब निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले इसके अबाउट पूछा, पहले इसके अबाउट होता कितना है रिंग का होता है m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा m कितना है m, r कितना आया l बाई 2 पाई का स्क्वायर बाई 2, ये इसके अबाउट आ गया। प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, तो ये इसके अबाउट आ गया प्लस m इंटू आर स्क्वायर, आर कितना आया l बाई 2 पाई, l बाई 2 पाई का स्क्वायर। ये क्यों किया, इसके अबाउट आया। इसको शिफ्ट कहां से कराना है, इसको शिफ्ट कितना कराना है, इसको शिफ्ट करवाना है r से। तो जो भी आपका आंसर आता है वो देख लो। पहले आपको इफेक्टिव रेडियस निकालना पड़ा, फिर आपने इसके अबाउट निकाला, इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, और फिर आपने फाइनली r mr स्क्वायर से क्या करवाया, शिफ्ट। इसके अबाउट आ गया इतना, और शिफ्ट कराने के लिए प्लस m इंटू r का स्क्वायर। स्ट्रेट क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एज फ्लैट एज इट कैन बी। नेक्स्ट, each side of a metallic cube of mass is measured to be 9 cm, keeping a similar figure in view density of the material, ठीक है। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है, ठीक है। मास कितना दिया भाई, मास दिया 5.580 kg, 5.580 kg, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया, यही दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर को आप कैसे भी लिख लो, 0.9 सेंटीमीटर इज 0.09 मीटर, तो इसको ऐसे लिख लो 0.09 मीटर का क्यूब, ठीक है। अब फंडा ये है कि तुम इसको कैलकुलेट तो कर लोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट कर लोगे। कंसेप्ट क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं। इसमें है 2 और इन दोनों में से कम इसी में है 2, यानी जो भी इसको कैलकुलेट करके तुम्हारा आंसर आएगा, बात समझ आ रही है, जो भी आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए, 2। तो भाई ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, कैलकुलेट करो और बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा। बात समझ आ रही है, दिस इज द कंसेप्ट दैट इज बीइंग आस्क्ड। बात समझ, तो जो आपने पहले m दिया है, m बाई v से आप निकालो आंसर क्या आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है उसको कैलकुलेट करो, फिर उसको राउंड ऑफ करो, आंसर आपको रिपोर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें से कम इसमें है और इसमें कितना है 2। नेक्स्ट, फॉर रिटायरिंग हार्मोनिक वेव, ये सब दिया हुआ आपको। फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन, फेज डिफरेंस डेल्टा दिया 0.5 फेज डिफरेंस पूछा है, तो उसने पूछा डेल्टा फाई का 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, लैम्डा निकल जाएगा। देखो के एक्स होता है, ठीक है, हमें ये पता है, डेल्टा फाई होता है कितना, के डेल्टा एक्स, ये होता है, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के कितना दिया हुआ है 0.008, 0.008, ठीक है।
डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स दिया 0.5 इनको मल्टीप्लाई करो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा डेल्टा फाई का। डेल्टा फाई क्या आ रहा है आपके पास? डेल्टा फाई आ रहा है आपके पास, अच्छा बाहर 2 पाई भी है एक, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 पाई से। के इज नॉट दिस, के इज 2 पाई इंटू 0.008, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स। बात समझ आ रही है? ये है आपके पास के, क्लियर है? ये है के, क्लियर है? अब चलते हैं आगे, तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगेन वेरी वेरी फ्लैट क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको कि जो ये तो इक्वेशन आपको आनी चाहिए कि डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स। के उसने आपसे इक्वेशन से दे दिया, डेल्टा एक्स उसने दे दिया, डेल्टा फाई पूछ रहा है। आई सीरियसली डोंट नो व्हाट व्हाई द क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड so easy. Next, the ray of monochromatic light is passing through an equilateral prism as shown in the figure. The refracted ray is parallel. ये जो कीवर्ड है ना, इससे ये पता चल रहा है कि डेल्टा मिन की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? ये जब पैरेलल टू इट्स बेस होता है, किसकी बात हो रही है? डेल्टा मिन की, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा मिन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा मिन है। डेल्टा मिन होता है आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है डेल्टा मिन के टाइम पे। आई और आई क्या हो जाते हैं? सेम, तो ये होता है 2i माइनस ए। आई उसने दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है, आई हैज बीन गिवन टू यू। व्हाट इज आई? आई इज 50, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस व्हाट इज ए? ए दिया हुआ है उसने, ए दिया हुआ है 60। बात समझ आ रही है? तो दिस इज 100 माइनस 60, आंसर क्या आएगा? 40। इस कीवर्ड से मैंने पहचान लिया कि ये कैसा, ये क्या केस चल रहा है? डेल्टा मिन का केस चल रहा है। डेल्टा मिन में क्या हो जाता है? आई बराबर ई, R1 बराबर R2, और ये पैरेलल टू इट्स बेस वाली कंडीशन। 3 कंडीशंस मैंने लिखवाई है क्लास में, आपको भी बताऊंगी। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड विल बी ऑफ द फॉर्म। सीधा फ्लैट क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, इन अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इसको लिखो हाफ एम वी इज व्हाट? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो स्क्वायर है तो नीचे नहीं आ सकती, स्क्वायर है तो, अच्छा क्या ऑलवेज ऐसा है कि कभी जीरो नहीं होती? गलत है, जीरो होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। क्या कांस्टेंट रहती है? नहीं, ये टोटल एनर्जी होती है जो कांस्टेंट रहती है। आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा। हम बताते भी हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? 2 टाइम्स एफ। नेक्स्ट, रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। इफ द करंट इज 0.6 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज, ठीक है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर, तो एक बाहर वाली रेजिस्टेंस को बोल दो आर। बात समझ आ रही है? ठीक है। या फिर सीधी सी बात है, उसने करंट भी दे ही दिया है, उसने करंट आपको कितना दिया है? 0.6 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज, ये बैटरी होती है आपके पास, इसी में एक रेजिस्टेंस लगी है, तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो होती है ई माइनस आई आर। व्हाट इज ई? ई इज 12 माइनस व्हाट इज आई? आई इज 0.6। व्हाट इज आर? आर दिया हुआ आपको 2। आंसर क्या आएगा? 12 माइनस 1.2, आंसर क्या आएगा? 10.8, ठीक है। वेर इज 10.8? 10.8, फ्लैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस। तो ये है आपके पास अर्थ, वो पूछ रहा है यहां से यहां तक लेके जाना है, तो आर तक लेके जाना है। व्हाट इज द वर्क? हम क्या करते हैं, ये आर है, ठीक है, यहां से यहां तक लेके जाना है, तो वर्क कितना लगता है? वर्क लगता है चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां कितनी है? माइनस जी एम एम बाई व्हाट इज? माइनस जी एम एम बाई कितना आएगा? जी एम एम बाई आर। यहां कितनी है? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस आर। बात समझ आ रही है? जी एम एम बाई आर प्लस आर। तो यहां ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया जी एम एम बाय 2r। बात समझ आ रही है? जी एम एम बाय 2r, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो g इज अगर g होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, नीचे क्या फैक्टर आ रहा है? नीचे फैक्टर आ रहा है आपका 2, आंसर आ जाएगा आपका d। क्लियर है? दिस कैन बी रीड, इसको क्या लिख सकते हो? m g इज व्हाट? जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई 2, इसको कैंसिल करोगे तो यही आ जाएगा जी एम एम बाई 2r, तो आंसर इज डी। वर्क डन जो होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या आपके पास कि आपके क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ, तो आपके पास एक सिस्टम है, उसमें हीट आ रही है कितने रेट से? 100 वॉट के रेट से। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ, तो ये वर्क भी कर रहा है सिस्टम, ये वर्क कर रहा है 75 जूल पर सेकंड, 75 वॉट्स पे, ठीक है। इसका मतलब देन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी, ये सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। 2 से हीट आ रही है, 75 से हीट जा रही है, 75 से हीट जा रही है,
यानी अंदर कितनी हीट बढ़ रही है 25 से, तो यहां जो हीट बढ़ रही है वो बढ़ रही है 25 जूल पर सेकेंड से। कितने से आ रही है 100 वॉट से आ रही है, और बाहर कितने से आ रही है, वर्क कितना हो रहा है 75 जूल पर सेकंड, तो बढ़ कितने से आ रही है 100 से आई। भाई सीधी सी बात है, ये है तुम्हारा इंजन, 100 से हीट आई, ठीक है, हर सेकंड 75 से हीट चली गई, वर्क कर लिया, तो कितनी हीट अब बाहर तो निकल नहीं रही है, वो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रही है, कितने से बढ़ा रही है सर 25। आंसर क्या आएगा 25 वॉट। फ्लैट क्वेश्चन, एज फ्लैट एज इट कैन बी। नेक्स्ट, रूम हीट इज रेडी 400 वॉट 220 वोल्ट इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, क्या ये सबको पता है इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू इक्वेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। रेजिस्टेंस क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, क्या होता है p, तो r क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई p। स्टार्ट करो, पहला v कितना है, तो v स्क्वायर 220 का स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू, सेकंड केस में पावर पूछी है, कितना हो गया 200 का स्क्वायर अपॉन सेकंड केस की पावर। एक सेकंड में सॉल्व कर लो, बात समझ आ रही है, फ्लैट क्वेश्चन है ये भी, पावर पूछी है, बदलेगी नहीं, दोनों को इक्वल करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली, एक रूलर है उसको वर्टिकली गिर रहा है, 5 डिफरेंट पर्संस कैच इट, तो ऐसे कैच कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स, पर्सन ए का रिएक्शन टाइम है 0.20, पर्सन बी का, सबके रिएक्शन टाइम, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। यार खुद बताओ, जो सबसे लेट आएगा रिएक्शन में उसमें रूलर ज्यादा नहीं चल जाएगा। आई सीरियसली नॉट नो कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेस्ट व्हेन दे आर आस्किंग दिस। जो बंदा, ये गेम भी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे आती है कि ऐसे वो खड़े हो जाते हैं, सारे रूलर्स गिरते हैं, तो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं उसको, ठीक है। अब पॉइंट इसकी, जो सबसे लेट हाथ करेगा उसमें सबसे नीचे चली जाएगी रूलर, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। अटेम्प्ट दिस, देयर इज नो कंसेप्ट इन्वॉल्वड, इवन ए 6th क्लास का किड कैन रीड एंड सॉल्व इट। 6th भी ज्यादा बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है तो 4th 5वीं का बच्चा भी ये वाला क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट, कंसीडर एन अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, दो, ठीक है, दो अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं और दोनों की इक्वल कैपेसिटेंस है, वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है, एक को चार्ज कर दिया 100 वोल्ट से, ठीक है, कितनी कैपेसिटेंस है 200, 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया है, 200 पिको फैराड है, ठीक है, 200 पिको फैराड है। इधर तुम Q1 और Q माइनस Q1 निकाल लोगे, Q और माइनस Q निकाल लोगे, ठीक है, एंड डिस्कनेक्टेड, इसको हटा दिया, चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ CV कितना था C, तो यहाँ कितना आ गया 200 इंटू 100, यूनिट देख लेंगे अभी हम, यहाँ कितना आ गया सेम 200 इंटू 100, ठीक है, पिको फैराड वो देखेंगे। अब इसको क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है, चार्ज आ गया इस पे। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज पे लगा दिया, अब अनचार्ज पे कनेक्ट कर दिया। अब तुम अनचार्ज पे जब करोगे, ठीक है, तो इधर से यहाँ Q, इधर से मान लो Q माइनस Q चला गया, तो यहाँ कितना आ गया Q, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यार अनचार्ज और सेम थे, तुम्हें पता है अनचार्ज में पोटेंशियल दोनों के क्रॉस क्या होगा सेम, यानी चार्ज भी क्या हो जाएगा सेम। चार्ज था कितना 200 इंटू 10 इंटू 100, यहाँ कितना बचेगा अब 100 इंटू 100, समझ आ रही है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाएगा अब, क्योंकि नेट अगर तुम किरचॉफ का लॉ लगाओगे तो उसमें क्या आंसर 0 आना चाहिए। अब क्या पूछा है अनचार्ज कैपेसिटर, तो अब ये चार्ज डेवलप होगी नई कंडीशन में, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट, कितनी लूज आउट हुई, पहले तुम इसकी निकाल सकते हो, इसकी कितनी आएगी हाफ सी कितना 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सी, वी स्क्वायर, वी कितना था 100 का स्क्वायर, ये तुम निकाल चुके। अब इसका चार्ज इतना बढ़ गया, इसकी कितनी है 2 टाइम्स हाफ, सी कितना, व्हाट इज सी है इसका सेम ही है सी, हाफ सी वी स्क्वायर, सी कितना है इसका 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू वी स्क्वायर। अब जो नया वी आया होगा, बात समझ आ रही है, उसके हिसाब से कर रहे हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कर लो, जो नया वी आया होगा उस हिसाब से कर रहे हैं ना, जो इनका डिफरेंस आएगा दैट इज द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज रिलेटिवली मुश्किल, अगेन नॉट दैट मुश्किल, मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूं कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए। नेक्स्ट, Savita, a 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum, notes down the data to time taken 30 oscillation है, 30 में लगा 60, 30 oscillation में लगे 60 सेकेंड, बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है, एक ऑसिलेशन का, एंड हेंस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एज, क्या करना है इसको 2 सेकेंड, होता क्या 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बात समझ आ रही है। जी आपको दिया हुआ 9.8, तो यहाँ पुट करो 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर को 9.8 लेना है, बात समझ आ रही है, पाई स्क्वायर को ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.8, तो 2 अंडर रूट पाई स्क्वायर एल बाई जी, अच्छा जी 9.8 है, पाई स्क्वायर भी 9.8 कैंसिल हो गए आपके पास,
2 से 2 कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर, एज इजी एज इट कैन बी। नेक्स्ट, द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5A एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है आपको कितनी 60 हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड कितना 1/60, मतलब एक चक्कर में आपके पास 1/60 सेकंड्स लगते हैं। इस पूरी प्रोसेस में कितने लगते हैं 1/60 सेकंड्स। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू रीच द पीक वैल्यू टाइम कितना लगता है? अच्छा, 0 से पीक तक जाने में टाइम लगता है T/4। बात समझ आ रही, कितना टाइम लगता है? ये पूरा T है तो कितना लगता है T/4, T कितना है 1/60, तो टाइम कितना लगता है आपके पास T/4, T कितना है 1/60/4, आंसर क्या आएगा 1/240 है, ऑप्शन 1/240 स्ट्रेट आंसर है। आई सीरियसली डोंट नो कि अगेन व्हाई सच इजियर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। नेक्स्ट, अच्छा अब ये क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अब ये 2 स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, अब मैं पहले ना सुपरफिशियली दोनों पढ़ लेता हूं। एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फिनोमिना आर कंसिस्टेंट। दीज फिनोमिना कौन? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन लाइट का फिनोमिना है, ये जो है ये कहीं वेव का फिनोमिना है, वेव इंटरफेयर करती है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब पहले बी पढ़ो, फ्लैट क्या लिख दिया, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाई लाइट वेव्स। गलत बात है, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऐसे भी गलत होती है, बट इस केस में गलत है क्योंकि डिफ्रैक्शन माइट बी ट्रू, डिफ्रैक्शन इज ट्रू। इंटरफेरेंस तो यार सब करते हैं, इंटरफेरेंस तो वेव की नेचर है। कोहेरेंट वेव होगी, बात समझ आ रही है, कोहेरेंट वेव होगी तो वो क्या करेगी इंटरफेरेंस, और अगर इनकोहेरेंट होगी तो बीट्स बनाएगी। अब आ जाओ इस पे, एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इसमें these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy, this is absolutely true। ठीक है, ऐसी लाइन आपको ये वाली नहीं लिखवाई जाती है, बट अगर तुम थोड़ा सा सोचो there is nothing wrong with this statement, but this is entirely false। तो आंसर होगा A is true, B is false। Next, a box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley, the coefficient of static friction in the box। ठीक है, तो आपके पास ये दी है, ये ट्रॉली है, यहाँ पे कुछ बॉक्स रखा है। ठीक है, ये नेट चलना चाहता है 0.12, इसका ये कितना दिया है 0.12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है जो जिससे चल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये बताओ, इसका मास m मान लो। ठीक है, इसको जो नेट फ्रिक्शन आगे यही चलाएगी, ये वाली फ्रिक्शन, और ये कितनी है म्यू एम जी। बात समझ आ रही है, इसको म्यू एम जी लगाई अपॉन इसका मास m, तो म्यू जी इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी। और अगर पूरे ब्लॉक की म्यू जी से इसकी म्यू जी कितना आएगा इसका, व्हाट इज म्यू 0.12 इंटू जी इज 10, 1.2। ये मैक्सिमम, ये ऊपर वाला मैक्सिमम चल सकता है इसकी वजह से 1.2 से, और अगर ये पूरा सिस्टम 1.2 से आगे निकला तो फिर ये बेचारा पीछे छूट के गिर जाएगा। तो पूरा सिस्टम साथ में अगर चले तो क्या कंडीशन आएगी 1.2। स्ट्रेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्लास में यार हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, तो इज नथिंग कि जो ये नहीं आपसे हुआ हो। नेक्स्ट, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ द बॉब इज इतना। ठीक है, तुम्हें पता है के प्लस पी इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी उसने दे दिया 0.02। ठीक है, नेक्स्ट, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये बताओ, इक्विलिब्रियम, तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या पीई होता है, कुछ पीई होता है, कुछ जीरो होता है, तो सारे का सारा क्या होता है के लिख लो। के कितना है हाफ एम बी स्क्वायर, और वो कितना दिया है 0.02। नेक्स्ट, हाफ एम कितना 20 ग्राम, 20/1000 इंटू वी स्क्वायर, वो कितना दिया 0.02। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फ्लैट क्वेश्चन है, फंडा ये था, टोटल एनर्जी दी है, और जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है 0, तुम्हारे पास सारी की एनर्जी क्या होती है, वही होती है टोटल एनर्जी, और उसको तुम हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ठीक है, तो ये करते हैं, फ्लैट क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। ठीक है, चेंज द कलर। द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। गलत, रेडियस इज प्रोपोर्शनल, तो a नहीं आंसर। ठीक है, अगर मैं पेपर में होता पहले ये करता a एंड d आर ट्रू, हटाओ इसको, ये नहीं आंसर हो सकता, हटाओ इसको, ये नहीं आंसर हो सकता। समझ आ रही है? नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a, बिल्कुल सही बात है, b तो आंसर है। ठीक है, b तो आंसर है, b तो आंसर है। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये तुम्हें ट्रैप कर सकता है, बट ये गलत है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बात समझ आ रही है? सी इज नॉट करेक्ट, तो सी नहीं करेक्ट है, तो डी भी आंसर नहीं, आंसर क्या है ए। आगे का
पढ़ना ही नहीं है। पेपर में टाइम बचाना है, ये पढ़ना ही नहीं है। जैसे ही ये किया आगे बढ़ गए, यू हैव टू सेव अपॉन टाइम। नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम। ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है कितना, 600 आरपीएम, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओमेगा फाइनल दिया हुआ है कितना, 1200 आरपीएम, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट भी किया जा सकता है जो आरपीएम है, ठीक है। तो आरपीएम हुआ रोटेशंस पर मिनट, तो अगर 600 रोटेशन पर मिनट है तो 600 इंटू 2 पाई अपॉन 60। बात समझ आ रही है, इंटू 2 पाई अपॉन 60, तो ये हुआ 10। ये आपके पास आ गया कितना, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग द टाइम इज, सीधा सा फंड है, आप क्या लगाना चाहते हो इसमें से कुछ भी लगा दो, टाइम दिया हुआ है आपको, है ना। टाइम दिया हुआ है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वो नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, पहले आप अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे निकलेगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी है 10 सेकेंड। इधर से तुम निकालो पहले अल्फा, ये निकला, और फिर फॉर्मूला लगाओ ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। थीटा निकलेगा रेडियंस में, जो थीटा तुम्हारा रेडियंस में आएगा उसको थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना, तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रेवोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट, a submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the surface? कितना जा सकती है, कितना कर सकती है, 100 atm। atm उसने दिया हुआ इतना, तो 100 इंटू atm होता है 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब ये है पानी और यहाँ सबमरीन है, मान लो ये सबमरीन है। लेट अस से ये हाइट है, तुम्हारे पास डेप्थ है d। यहाँ सबमरीन का जो प्रेशर होगा वो होगा 1 atm प्लस रो जी एच, ठीक है। तो इतना प्रेशर क्या होगा, 1 atm तो सरफेस पे होगा प्लस रो जी एच। तो 1 atm कितना है, 10 की पावर 5 प्लस रो पानी का कितना है, 1000 आपके पास, जी कितना होता है 10, और यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी, डेप्थ कितनी आ जाएगी d। जैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इट इज वेरी वेरी इजी। क्लियर है, तो ये आपको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ये थी, ये जो जहां पे सबमरीन थी, यहाँ पे जो प्रेशर था P, तो आपको दिया हुआ है कितना, 100 atm, 100 atm। बात समझ आ रही है, ये किसके बराबर है आपके पास P सरफेस प्लस रो जी डी। बात समझ आ रही है, तो ये ऐसे इधर से आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन, ये बताना भी नहीं है, जब आप EM वेव्स पढ़ते हो तो आपको एक बोला जाता है कि भाई टेबल एक प्लीज देख के जाना किसका क्या काम है। ये टेबल और एक यूनिट डायमेंशन का टेबल मैं पक्का बोलता हूँ कि करके जाना, टेबल से वर्ड्स भी नहीं बदले हैं, सीधे टेबल पूछ लिए, ठीक है। NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस आल्सो, ठीक है। द पॉइंट बीइंग कि वो सिर्फ दे आर आल्सो लुकिंग एट पीपल जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर आर इंडिया में वो भी लोग हैं जो कैन नॉट अफोर्ड आपके नोट्स वोट्स ये सब चीजें, दे हैव टू हैव एक NCERT का टिंट, शायद तभी पेपर भी इतना आसान बनाया गया। आई सीरियसली डोंट नो, बट शायद तभी। तो ये फ्लैट क्वेश्चन है, आई विल नॉट इवन डिस्कस इट। नेक्स्ट, अब ये कंडक्टर का है, ठीक है। इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, आंसर ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, गलत है, डिपेंड करती है। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। At the surface of a charge conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, the electrostatic potential is 0 everywhere inside a charge conductor, नहीं, 0 नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो E तो आंसर होगा ही नहीं, और अगर E आंसर नहीं होगा तो क्या गया, A गया और मेरा D गया, ठीक है, जो बिल्कुल था। नेक्स्ट, अब बचा क्या क्या, A B D और A C D, B और C में चुनना है। B क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, गलत बात है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। क्लियर है, तो आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो। और ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 वोल्ट, पाई कितना है आपके पास, 6.6 वोल्ट। क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ इंसिडेंट डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये वेवलेंथ्स नहीं है, तुम इसका पहले ये निकालो कि लैम्डा नॉट कितना आएगा, ठीक है। HC 1240 बाई लैम्डा नॉट, वो कितना आना चाहिए, 6.6। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, 1240 बाई 6.6, रफली ये आ रहा है आपके पास, रफली, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करो, नॉट 6.6, 6.6 कहाँ पे आया,
6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। 1240 अपॉन ये नैनोमीटर में आएगी, ये नैनोमीटर में आएगी, क्लियर है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये रफली आएगा आपके पास 200, 6.6 से आएगा आपके पास ये 200 के अराउंड। जैसे ही आप वेन्यू देखो होता क्या है, ये है आपके पास इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.6। अब आपने कौन सा इसको, ये डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डज नॉट गिव राइज, यानी बाकी सब दे देंगी, एक नहीं देगी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू रफली आएगी आपके 150 और 200 के बीच, ठीक है, 150 और 200 के बीच। यानी अगर अब वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम हुई तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, अगर आपकी वेवलेंथ अब लैम्डा नॉट से ज्यादा हुई तो नहीं होगा। यानी 200 वाला नहीं कर पाएगा, बाकी सब उनसे कम में वो सारे कर देंगे। और तुम खुद सोचो यार, ये ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन, देखो इनमें से एक नहीं करेगा, वो कौन सा होगा जो नहीं करेगा, सबसे ज्यादा वाला होगा। ये सब तामझाम करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, ठीक है, एनर्जी दी हुई है -3.4, हमें रटी होती है इतनी। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन इन दिस केस इज, भाई सीधी सी बात है, रेडियल डिस्टेंस तुम्हें पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई दैट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एन कितना होता है 2, और हाइड्रोजन की बात है तो जेड कितना होता है 1, ठीक है। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आपका सीधा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चेक कर लो, एंगस्ट्रॉम में पूछा, मीटर में पूछा, अगर तुम वैसे देखो तो क्या आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0. ये बनेगा 2.1, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर -10, 2.1, तो आंसर आएगा आपके पास B, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। Two statements are given below. When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold, पहले इसके PE कैरेक्टरिस्टिक देख लो। PE कैरेक्टरिस्टिक कैसा आता है PN जंक्शन का, यहाँ से आगे बढ़ रहा है और एक पॉइंट से यहाँ, और यहाँ पीछे ऐसे और ऐसे, ये PN जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं इसका आगे, ठीक है। When it increases above a certain threshold, the diode current increases significantly. बिल्कुल सही बात है, यहाँ से देखो इसके आगे पहुंचा तो यहाँ सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। कोई सेंस नहीं है इस बात की, कहां से रिवर्स सैचुरेशन करंट हो गया, ये बात समझ आ रही है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, आंसर इज दिस। बात समझ आ रही है। सेमीकंडक्टर में IV कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको नहीं आती है तो आपको लॉस होगा एग्जाम में, IV कैरेक्टरिस्टिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन एज ए मिक्सचर 2:1 बाई मास, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ठीक है, मिक्सचर है तो क्या टेम्परेचर क्या होगा इसका, सेम होगा दोनों का। बात समझ आ रही है। पूछा क्या उसने पूछा है VRMS ऑफ आर्गन अपॉन VRMS ऑफ व्हाट, क्लोरीन। अब तुम्हें पता है जो VRMS होता है, VRMS वो होता है √3RT/m। भाई R नहीं बदला, 3 नहीं बदला, टेम्परेचर मिक्सचर का सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। तो मैं इसको सीधे लिख लूं √ मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ आर्गन। समझ आ रही है, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ आर्गन, क्लियर है। अच्छा, मास ऑफ क्लोरीन, उसने मास दिया हुआ क्लोरीन का, ठीक है, उसने आर्गन का दिया हुआ है 40, क्लोरीन का दिया हुआ है 70, ठीक है, क्लोरीन का दिया हुआ है 70। बात समझ आ रही है। आंसर क्या आएगा, आर्गन का दिया 40, क्लोरीन का दिया है 70, बट क्लोरीन Cl2 है यहाँ पे, आर्गन का तो 40 ही आएगा, आर्गन का क्या आएगा 40, Cl2 का कितना आएगा, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास दिया आपको तो वो आएगा आपके पास 70, क्लियर है। तो सॉल्व करो, आंसर आ गया। अगेन कंसेप्ट क्या है, टेम्परेचर क्या है दोनों का सेम, टेम्परेचर सेम है, क्लियर है। और यहाँ पे इसका जो आपका वेलोसिटीज का रेशो आएगा दैट विल बी इनवर्स रेशो ऑफ देयर मास, क्लियर है। ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम आगे चलें तो हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि इससे आसान पेपर मैंने सीरियसली नहीं देखा है नीट में, तो कम से कम, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस, यहाँ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर इसके आपके इस फिजिक्स में भी आपके मान लो 20 क्वेश्चन सही हैं या 25 सही हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत गलती की है प्रेप में, ठीक है। नीट में एक हमेशा से ये होता है कि आपको ब्रेड्थ सही रखनी है चीज़ों की, उसके बाद डीप डाइव करना है। और एनटी ने लास्ट ईयर ये हमें सिग्नल किया था कि यार आप डीप डाइव कर लो, लेकिन फिर से इस साल जो पेपर आया इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो यही है मेरा एनालिसिस, ठीक है। देख लो आप सारे क्वेश्चंस हमने सारे देखे हैं, ठीक है। पॉइंट बीइंग की अब आपको यही देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद योर प्रेप एंड, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर
ऑल दैट यू विश टू डू आगे, ठीक है। मे योर रिजल्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। एंड वॉट एवर बी द केस, बेस्ट विशेज फॉर फ्यूचर, ठीक है। आई होप वी एज एन इंस्टीट्यूट आपकी जो प्रेप है उसमें बहुत पॉजिटिव एडिशन कर पाए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज फॉर फ्यूचर।